बिहार में नीतीश कुमार का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार शाम 4:30 बजे 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। खबर है कि उनके साथ 14 से 15 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया था। वहीं देर रात तक नीतीश कुमार के आवास पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल के गठन पर फैसला हुआ और तय किया गया कि कौन कौन विधायक मंत्री बनेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं। शाहनवाज जी, नीतीश कुमार को कहना पड़ा कि वो खुद सीएम बनना नहीं चाहते थे, बीजेपी के नेताओं ने उन्हें कहा, और वो चाहते थे कि बीजेपी का सीएम बने। तो आप लोगों ने बहुत दरियादिली दिखाई बड़ी पार्टी होने के बावजूद। देखिए, हम जो वचन देते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये है भारतीय जनता पार्टी। हमने चुनाव से पहले कहा था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। जब गठबंधन जीतेगा, सीटें कम रहे ज्यादा रहे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो जनता के बीच में इस मुद्दे पे गए हम। कई मुद्दे ऐसे नीतीश कुमार जी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद था, जनता ने वोट दिया नरेंद्र मोदी जी की बात पे, इस गठबंधन को वोट दिया, और उसमें भी मोदी जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। इस पे भी मुहर लगाई जनता ने भी, तो उनको मुख्यमंत्री जो वादा किया उसे निभाया हम लोगों ने। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि अब नीतीश को बीजेपी के इशारों पर काम करना होगा। नीतीश जी के सामने कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि अब तो उनको भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करना है। अब नीतीश जी 2005 में थे या 2010 में, वो नीतीश कुमार अब नहीं हैं। अब वो उनको जिसको कहते हैं कि उनके हाथ और पैर दोनों बांध दिए गए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वो होगा बिहार में। नीतीश कुमार आज सीएम पद की शपथ लेंगे। शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मंडल की राजनीति से नेता बनकर उभरे नीतीश कुमार बीते 4 दशक से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। नीतीश को पहली बार बिहार की सत्ता तो सन 2000 में मिली थी, लेकिन अल्पमत की वो सरकार सप्ताह भर में ही गिर गई। फिर 2005 में वो बहुमत के साथ सत्ता में लौटे, और तब से लेकर अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनके नाम की मोहर लगी हुई है। बीते 20 साल में नीतीश कुमार ने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और ये 7वां मौका होगा जब वो बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार में बहार नीतीश कुमार। फिर से एक बार नीतीश कुमार। ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। 7वीं बार नीतीश सरकार। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का यथापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। नीतीश कुमार ने एनडीए के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन बीजेपी नेताओं के आग्रह और निर्देश के बाद मैंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। मैं तो चाहता था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बने। राजनीति में कूटनीति का बड़ा महत्व है। नीतीश कुमार के इस बयान के पीछे बड़ी कूटनीति है। नीतीश के इस बयान पर विपक्ष की राय भी जानिए। देखिए, पहली पसंद कौन है नहीं है मुझे नहीं पता है। 2 गठबंधन थे, एक गठबंधन को गिरते पड़ते मेजॉरिटी मिल चुका है। तो ये हम लोग का दावा करना कि हम लोग ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो लोग लेस पॉपुलर है, ये तो गलत होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे जनतंत्र और प्रजातंत्र में नंबर की गिनती होती है। हाँ, ये जरूर मैं पहले भी बोल चुका हूँ एनडीए के, ये बीजेपी के राष्ट्र नेताओं को, कि आप लोग क्यों ऐसा गलती कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आपको अपना लीडर वहाँ पर किसी को लाना, चाहे वो गिरिराज हो चाहे जो हो। वो चाहते थे कि भाजपा का मुख्यमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के और पार्टी अध्यक्ष तक सब लोगों का आग्रह था कि नहीं, हमने जनता से आपके नाम पर विश्वास मत जीता है, लिहाजा आप ही को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये नीतीश जी की विनम्रता का
और साफ गोई का प्रतीक है। देखिए, हम जो वचन देते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये है भारतीय जनता पार्टी। हमने चुनाव से पहले कहा था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जब गठबंधन जीतेगा, सीटें कम रहे ज्यादा रहे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार उस मुख्यमंत्री का नाम है जिसे सत्ता चलाने में कोई हस्तक्षेप पसंद नहीं है, लेकिन चुनावी समर में नीतीश कुमार की इस तबीयत को करारा झटका लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में आ गई है, तो बीजेपी को ज़्यादा सीटें आई हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार नाना करते हुए भी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए। ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इस चुनाव में जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को चुनाव में 74 सीटें मिली। पहली बार यह हुआ कि बीजेपी का दर्जा जेडीयू से बड़ा हो गया। नीतीश ने शायद इसलिए कहा है कि नैतिक तौर पर बीजेपी से सीएम हो, लेकिन राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हर बयान के गहरे मायने होते हैं। नीतीश कुमार के बयान के बारे में मैं ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे तो पहले ही उसका वो ऐलान कर देता था। जब तक वो सारे घटक दल के साथ बैठने के लिए तैयार हो गया, इसका मतलब वो मौन मना लिया कि मुख्यमंत्री इस बार भी होंगे, लेकिन एक बीजेपी के ऊपर एक चाल चला था कि देखना चाहते थे कि शायद बीजेपी कितना इसमें कमिटेड है उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो ये सब देखने के लिए ही उन्होंने ये बयान दिया। ये सार्वजनिक बयान है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने उसको मजबूर किया, इसलिए उसको बनना पड़ेगा। एनडीए गठबंधन ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि चुनाव के नतीजों में चाहे बीजेपी की ज्यादा सीटें ही क्यों न आए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, और हुआ भी वही। नीतीश के नाम की ही मुहर लगी। जब से नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का वो नाम हो गए हैं जो लालू राज से भी लंबा कार्यकाल चलाने जा रहे हैं। लालू परिवार ने लगातार 15 साल तक बिहार पर राज किया, लेकिन नीतीश कुमार अब 20 साल राज करने वाला चौथा कार्यकाल शुरू कर रहे हैं। नीतीश कुमार बीते 4 दशक से बिहार की राजनीतिक धुरी बने हुए हैं। बिहार की राजनीति में दमखम रखने वाले नीतीश कुमार ही हैं, जिन्होंने लालू राज को चुनौती दी थी। नीतीश ने ही बिहार में पहली बार सुशासन और विकास का मुद्दा बनाया था। 2005 में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो गांधी मैदान में मौजूद भीड़ की आंखों में उम्मीदों की चमक थी। और जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि उनकी सरकार की 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी, तो उनका जवाब था सुशासन, सुशासन और सुशासन। तब सुशासन चुनौती था, और अब नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता संभालने जा रहे हैं, लेकिन इनके सामने सरकार चलाने से लेकर सहयोगियों को साधने की भी बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार बिना किसी दखल के सरकार चलाना पसंद करते हैं। अब तक उनका गठबंधन सिर्फ बीजेपी के साथ रहा, लेकिन इस बार गठबंधन में नए सहयोगी जुड़ गए हैं। ऐसे में नीतीश के सामने गठबंधन को संभाले रखने की चुनौती होगी। इस बार एनडीए में 4 सहयोगी दल हैं। इन दल में जेडीयू है, जिसके पास 43 सीटें हैं, बीजेपी है, जिसके पास 74 सीटें हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पास 4 और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के पास भी 4 सीट हैं। इन चारों दलों को मिलाकर ही बहुमत के आंकड़े से थोड़ा ऊपर का आंकड़ा मिलता है। किसी भी एक पार्टी के छिटकने से
सरकार पर खतरा हो सकता है। ऐसे में नीतीश को सभी पार्टियों को साधे रखना होगा। नीतीश कुमार का पार्टी इस बार छोटे पार्टी रूप में उभर के आए हैं और भाजपा उसको मुख्यमंत्री दे रहे हैं, पद मान रहे हैं। मजबूरी तो एक है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हुआ था इसके कारण अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं, नीतीश कुमार का आना जाने का रिकॉर्ड है, तो वो देखते हुए भाजपा इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। भले ही वो छोटे बड़े दल के रूप में उभर के आए हैं, लेकिन ये पता है नीतीश कुमार को सरकार चलाने के लिए उनको भाजपा का सारे जो इश्यूज है, डिमांड है, उसको मानना पड़ेगा। नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने का हुनर जानते हैं। उन्होंने सत्ता के खातिर ही बीजेपी से गठबंधन किया, फिर सत्ता की खातिर ही लालू का हाथ थाम लिया और फिर लालू के दखल से नाराज हुए और जरूरत पड़ने पर फिर बीजेपी का साथ ले लिया। इसलिए तेजस्वी यादव और विरोधी उन्हें अवसरवादी कहते हैं, लेकिन इसे नीतीश की राजनीतिक बुद्धिमत्ता ही कहा जाएगा कि वो हालात को अपने पक्ष में ढाल लेना जानते हैं। उम्मीद यही है कि वो इस बार भी हालात को अपने पक्ष में बनाए रखेंगे। अगर बिहार में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उसको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, उसका कोई चैलेंज करने वाले बिहार में ऐसे कोई है ही नहीं, तो इसलिए ये बात सही है कि उसको नरेंद्र मोदी का चेहरा के ऊपर ही उसको डिपेंड करना पड़ेगा। भले ही एक बार वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री भी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन ये राजनीतिक वास्तवता उन्होंने मान लिया है। लेकिन नीतीश कुमार जो राजनीतिविद है, जैसे उस दिन लगेगा कि उसका अपना कद जो भावमूर्ति छोटा होने जा रहा है, तो वो कोई भी फैसला ले सकते। नीतीश कुमार बिहार की सत्ता एक बार फिर संभाल तो रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में नीतीश की छवि को गहरा धक्का लगा है। खूब फेंको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। इस बार नीतीश कुमार को चुनाव बड़े ही संघर्ष के साथ लड़ना पड़ा। जेडीयू को मिली सीटें भी ये इशारा करती हैं कि उनकी छवि अब पहले जैसी नहीं रह गई है। ऐसे में नीतीश के सामने अपनी छवि सुधारने की भी चुनौती होगी। नीतीश कुमार को रैलियों में जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। जाहिर है कि सुशासन बाबू की छवि को चोट पहुंची है। ये गुस्सा नीतीश के खिलाफ था। ऐसे में नीतीश को सुशासन बाबू की छवि मजबूत करनी होगी। नीतीश के सामने छवि बचाने के साथ साथ जेडीयू के खिसके जनाधार को लौटाने की चुनौती बरकरार रहेगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद निश्चित तौर पे सुशासन के ऊपर तो उनको जो पहले से नारा था उसके ऊपर तो ध्यान देना ही होगा। साथ में उनका जो इस बार जो वोट बैंक खिसक गए, उनके कैसे वापस लाए उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बात सही है कि इस बार हुआ है कि नीतीश कुमार का पार्टी जेडीयू ने छोटे से दल के रूप में उभरे और भाजपा सबसे बड़ी दल है इस सरकार में, इसलिए एक अनहोनी एक अंदर का एक प्रेशर तो उनके ऊपर रहेगा। वैसे देखा जाए तो ये नीतीश का चौथा कार्यकाल है, जिसकी चुनौती आने वाले दिनों में दिखेगी। नीतीश कुमार की ये 7वीं शपथ है। 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अल्पमत की सरकार 7 दिन में गिर गई। इसके बाद 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने सीएम पद के लिए दूसरी बार शपथ ली। ये कार्यकाल पूरा करने के बाद नीतीश कुमार चुनाव जीतकर 26 नवंबर 2010 को तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। जब 2014 की मोदी लहर में लोकसभा चुनावों में करारी हार हुई तो नीतीश ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह जीतन राम मांझी को सीएम बनाया गया। फिर 22 फरवरी 2015 को जीतन राम मांझी को हटाकर नीतीश ने सीएम पद के लिए चौथी शपथ ली। 2015 में नीतीश ने आरजेडी के साथ साथ गठबंधन कर लिया और बिहार चुनाव लड़ा। 20 नवंबर 2015 उन्होंने सीएम पद के लिए 5वीं बार शपथ ली। 2017 में नीतीश ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के साथ आ गए। 27 जुलाई 2017 उन्होंने सीएम पद के लिए 6ठी बार शपथ ली। इस हिसाब से 16 नवंबर 2020 को
नीतीश का 7वां शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नीतीश कुमार लगातार बिहार की सत्ता में बने हैं, लेकिन जिस तरह से हालात इस चुनाव में नतीजों से बनाए हैं, उनसे लगता है कि सुशासन बाबू के सामने चुनौतियां बड़ी रहने वाली हैं। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर के मुताबिक तारकिशोर प्रसाद बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं। वहीं तारकिशोर प्रसाद ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि वो बिहार में एनडीए को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे और बिहार में इस बार 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद के मुताबिक एक महिला भी डिप्टी सीएम बन सकती है। वहीं खबर है कि सुशील मोदी को रामविलास पासवान के निधन से खाली सीट पर राज्यसभा भेजा जा सकता है। विधानमंडल दल के जो नेता हैं, उप मुख्यमंत्री वही चुने जाते हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि मैं बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? देखिए, इस पर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि यह निर्णय नेतृत्व को करना है। नेतृत्व का मंथन और चिंतन चल रहा है और फिर कल जिस दायित्व की घोषणा होगी उस दायित्व में फिर रहेंगे। अभी तक आपको किसी तरह का कोई हिंट नहीं मिला ऊपर से? नहीं, ये सब अभी मंथन के दौर में है, वो संकेत मिलेंगे। आखिरी सवाल, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भाजपा के अंदर चल रही ऐसी कोई बात है? नहीं, हो सकता है। जैसा लग रहा है कि महिलाओं की बड़ी भूमिका है इस सरकार के निर्माण में, भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में, तो कोई एक महिला भी हो सकती हैं। लेकिन ये रेणु देवी जी भी बन सकती हैं। ये लेकिन अंततः नेतृत्व को तय करना है। कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद को बिहार बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। साथ ही उनका नाम डिप्टी सीएम पद के लिए भी आगे चल रहा है, जिसके बाद उनके परिवार में खुशी की लहर है। तारकिशोर की पत्नी, उनकी बहू और माता पिता बेहद खुश हैं। उनके पूरे परिवार ने दावा किया कि तारकिशोर को जो भी जिम्मेदारी मिली है या मिलेगी, वो उसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। तारकिशोर प्रसाद जो कटिहार विधायक है वो जीत चुके हैं और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। आप देख सकते हैं उनके ये आवास है और उनके घर के लोग हैं, यहाँ खुशी के दिया जल रहा है और जो बड़ी जिम्मेदारी की चर्चा है उसके बाद घर के लोग काफी खुश हैं। हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी है जो अक्सर उनके बारे में काफी कुछ बता पाएंगे। क्या चर्चा है, जो बड़ी जिम्मेदारी की चर्चा है बिहार में, कैसे संभाल पाएंगे, क्या लगता है? क्या है, संभाल का ना पाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा संभाल। लंबा दिन से राजनीति में रहे हैं, हाँ, घर में कम समय दे पाए। घर में क्या माहौल रहता था? घर में बहुत अच्छा माहौल है। घर में ठीक ठाक है, बहुत अच्छा। क्या सुने हैं आप? सुने क्या है? सुने अच्छा संभालेंगे और क्या सुने। अब खाने में उनको क्या पसंद है, ये चर्चा तो आप ही बता पाएंगे, इस बारे में ज्यादा आप ही बता पाएंगे। क्या पसंद है? सादा खाना बहुत अच्छा है। सादा खाना पसंद करते हैं काफी। दही चूड़ा, दूध रोटी ज्यादा ये सब पसंद करेंगे। सादा खाना बने उनको चाहिए। चलिए, क्या नाम है आपका? रेणु प्रसाद। दादाजी को बड़ा जिम्मेदारी मिल रहा है, कितना खुश है? हम बहुत खुश है कि मेरे दादाजी को इतना बड़ा जिम्मेदारी मिला है और घर में इतने से दिए जल रहे हैं। इस खुशी में मैं बहुत खुश हुई इस वजह से कि मेरे दादाजी को बड़ा सा जिम्मेदारी मिला है। क्या नाम आपका? अदिति राज। ससुर जी को बड़ा जिम्मेदारी मिलने जा रहा है, कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? क्या रहेगा माहौल, क्या रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पहले तो पापा जी को इतना बड़ा पद मिलने वाला है, उसके लिए कांग्रेचुलेशन। पापा जी को बधाई हो, वो बहुत अच्छे से संभालते, अभी तक संभालते आए हुए हैं। क्षेत्र हो चाहे जो भी हो, परिवार के पास उतना भी टाइम देते हैं, बट समाज को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, परिवार को भी टाइम देते हैं। हमेशा आरएसएस और जनसंघ और भाजपा और इसी पार्टियों में रह गया और इसके और भगवान के दया से और जो मेरा सोच था उस हिसाब से भगवान ने हमको खाने पीने के लिए अपने हाथ से कमाने का उपाय दिया है। बच्चे हम तारकिशोर प्रसाद का कभी आशा नहीं किया। अच्छा सा बिहार चलाएगा, अच्छा से बिहार चला पाएगा ना? निस्वार्थ व्यक्ति जो है वो अच्छा से चलाएगा ही। बड़ा पद मिलने जा रहा है, क्या लगता है कैसे संभाल पाएगा? संभाल पाएगा। कहाँ से शुरू किया था राजनीति? कहाँ से छोटा उम्र से राजनीति में था? पहले आरएस से था। अच्छा, बच्चे था तो आरएस शुरू किया। पूरा देश घूमता? हाँ, पूरा देश घुमा है, पैदल घुमा, बम्बई को देश। बीजेपी इस बार बिहार में अपना नेतृत्व परिवर्तन कर रही है। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। साथ ही रेणु देवी को विधानमंडल दल का उप नेता बनाया गया है। मतलब ये कि सुशील मोदी के बजाय बिहार बीजेपी का नया चेहरा तारकिशोर प्रसाद होंगे। खबर तो ये भी है कि सुशील मोदी को केंद्र की राजनीति में भेजा जा सकता है।
साथ ही बड़ी खबर यह है कि तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम हो सकते हैं और बीजेपी इस बार 2 डिप्टी सीएम बना सकती है। दूसरे डिप्टी सीएम पद के लिए दावेदारी चौथी बार बेतिया से विधायक बनी रेणु देवी की मानी जा रही है। सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। बिहार बीजेपी की कमान अब नए हाथ में। नीतीश सरकार में अब तक छोटे भाई की भूमिका में रही बीजेपी की कमान सुशील मोदी के हाथ रही है, लेकिन इस बार 74 सीटें जीतने के बाद गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। ऐसे में अब विधानसभा में बीजेपी ने अपना चेहरा भी बदल दिया है। ये नया चेहरा है तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। कटिहार जिले से आने वाले तारकिशोर ने कटिहार सीट से चौथी बार चुनाव जीता है। इस बार उन्होंने आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकाश महतो को हराया है। 2005 से कटिहार सीट पर उनका ही कब्जा है। आज दिन में भी इस बात के संकेत मिल गए थे कि इस बार ये पद सुशील मोदी के हाथ से निकल सकता है। बिहार सरकार के गठन के मौके पर पटना पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से साफ हो गया था कि सुशील मोदी इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी निर्वाचित हुए और उपनेता के रूप में वो फैसला जब होगा तो आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ तो सब नेता नहीं होते, हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता ही होते हैं और कार्यकर्ता जो होता है वो कार्यकर्ता काम करता है। पद रहे नहीं रहे, सांसद हो न हो, विधायक हो न हो, मंत्री हो न हो, हम सब कार्यकर्ता हैं। मैं भी कार्यकर्ता की तरह ही काम करता हूँ। हमारे यहाँ नेता कोई अपने आप को नहीं कहता, तो कार्यकर्ता बन के काम करेंगे, उन्होंने यही कहा और कार्यकर्ता बन के हम सब काम करते हैं। बीजेपी बिहार में इस बार नए चेहरे को नेतृत्व सौंप रही है। पहले विधानमंडल दल के नेता सुशील मोदी होते थे, लेकिन इस बार तारकिशोर प्रसाद और एक महिला को चुना गया। इस बार तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के तौर पर चुना गया है। साथ ही रेणु देवी विधानमंडल दल की उपनेता चुनी गई हैं। तारकिशोर प्रसाद के विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद उनके घर पर जश्न शुरू हो गया। संगठन पर तारकिशोर प्रसाद की पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में लालू और नीतीश की मजबूत जोड़ी के बावजूद भी तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीतने में सफल हुए थे और जेडीयू के उम्मीदवार को पटखनी दी थी। तारकिशोर प्रसाद के बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कटिहार के लोगों में खुशी की लहर है। अचानक कटिहार चर्चा में आ गया है। ये तारकिशोर प्रसाद जो नगर विधायक है कटिहार के, उनके आवास है। अब देख रहे हैं जो लोग यहाँ हैं वो न्यूज़ 18 पर बने हुए और न्यूज़ 18 के सहारे जो एक चर्चा बिहार में है जोरों शोर से कि उनको डिप्टी सीएम पद भी दिया जा सकता है। इसको लेकर कार्यकर्ता में खासा उत्साह है। आइए बात करते हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनके परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं। क्या चर्चा और क्या जानकारी उन लोग तक अब तक मिल पाया है जी? क्या चर्चा? सबसे पहले मैं माननीय विधायक श्री तारकिशोर प्रसाद जी को बधाई देता हूं। सोचा जा रहा है अच्छा से अच्छा इनको पद दिया जाए ताकि कटिहार के साथ साथ पूरे बिहार का संपूर्ण विकास हो सके। क्या पद दिया जाएगा, लेकिन पद दिया जाना तय हो चुका है, इसीलिए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गजों ने जीत दर्ज की। बावजूद इसके तारकिशोर प्रसाद का विधायक दल का नेता चुना जाना ये बताता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देखिए, हम तो विधायक के रूप में चुनाव जीत कर आए थे और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आज एक जिम्मेदारी की घोषणा की है और उस जिम्मेदारी का हम बखूबी निर्वहन करेंगे। हम सब तो कार्यकर्ता हैं भाजपा के। अमूमन विधानमंडल दल के जो नेता हैं उप मुख्यमंत्री वही चुने जाते हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि मैं बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? देखिए, इस पर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि यह निर्णय नेतृत्व को करना है। नेतृत्व
का मंथन और चिंतन चल रहा है। तारकिशोर बिहार बीजेपी का नया चेहरा बनाए गए तो साथ ही सुशील मोदी ने भी पार्टी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी और संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। खबर ये भी है कि सुशील मोदी को अब नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और रामविलास पासवान के निधन की वजह से खाली हुई सीट पर सुशील मोदी को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। बिहार में बीजेपी बढ़त बनाने के लिए काम कर रही है और नए नेतृत्व के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो पार्टी का जनाधार और बढ़ाए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सुशील कुमार मोदी को रामविलास पासवान के निधन से खाली सीट पर राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है। संगठन पर तारकिशोर प्रसाद की पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में लालू और नीतीश की मजबूत जोड़ी के बावजूद भी तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीतने में सफल हुए थे और जेडीयू के उम्मीदवार को पटखनी दी थी। तारकिशोर प्रसाद के बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कटिहार के लोगों में खुशी की लहर है। अचानक कटिहार चर्चा में आ गया है। ये तारकिशोर प्रसाद जो नगर विधायक है कटिहार के, उनके आवास है। आप देख रहे हैं जो लोग यहाँ हैं वो न्यूज़ 18 पर बने हुए और न्यूज़ 18 के सहारे जो एक चर्चा बिहार में है जोरों शोर से कि उनको डिप्टी सीएम पद भी दिया जा सकता है। इसको लेकर कार्यकर्ता में खासा उत्साह है। आइए बात करते हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनके परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं। क्या चर्चा और क्या जानकारी उन लोग तक अब तक मिल पाया है जी? क्या चर्चा? सबसे पहले मैं माननीय विधायक श्री तारकिशोर प्रसाद जी को बधाई देता हूं। सोचा जा रहा है अच्छा से अच्छा इनको पद दिया जाए ताकि कटिहार के साथ साथ पूरे बिहार का संपूर्ण विकास हो सके। क्या पद दिया जाएगा, लेकिन पद दिया जाना तय हो चुका है, इसीलिए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गजों ने जीत दर्ज की। बावजूद इसके तारकिशोर प्रसाद का विधायक दल का नेता चुना जाना ये बताता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देखिए, हम तो विधायक के रूप में चुनाव जीत कर आए थे और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आज एक जिम्मेदारी की घोषणा की है और उस जिम्मेदारी का हम बखूबी निर्वहन करेंगे। हम सब तो कार्यकर्ता हैं भाजपा के। अमूमन विधानमंडल दल के जो नेता हैं उप मुख्यमंत्री वही चुने जाते हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि मैं बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? देखिए, इस पर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि यह निर्णय नेतृत्व को करना है। नेतृत्व का मंथन और चिंतन चल रहा है। तारकिशोर बिहार बीजेपी का नया चेहरा बनाए गए तो साथ ही सुशील मोदी ने भी पार्टी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी और संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। खबर ये भी है कि सुशील मोदी को अब नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और रामविलास पासवान के निधन की वजह से खाली हुई सीट पर सुशील मोदी को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। बिहार में बीजेपी बढ़त बनाने के लिए काम कर रही है और नए नेतृत्व के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो पार्टी का जनाधार और बढ़ाए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सुशील कुमार मोदी को रामविलास पासवान के निधन से खाली सीट पर राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है। गुरुग्राम के मॉल से मेवाती गैंग का एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुग्राम के एमजीएफ मॉल से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेवाती गैंग के एक बदमाश नसीम उर्फ भुक्कड़ को गिरफ्तार कर लिया। हत्या समेत 30 से ज्यादा मामलों में पुलिस नसीम की तलाश कर रही थी। बिहार के खगड़िया में पटाखों की चिंगारी से लगी आग की चपेट में आने से 2 घर जलकर राख हो गए। हरियाणा के पानीपत में अवैध तरीके से बेचे जा रहे पटाखे पकड़ने पर कुछ लोगों ने चौकी इंचार्ज के साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। एमपी के सीधी जिले में पिकनिक मनाने घाट पर गए 2 भाइयों की नदी में डूबने से मौत हो गई।
झारखंड के कोडरमा जिले में 12 दिन से लापता लड़की की लाश जंगल से मिली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज थी और राहुल गांधी शिमला में प्रियंका गांधी के घर पिकनिक मना रहे थे। आरजेडी नेता ने ये आगे आरोप लगाया कि महागठबंधन के लिए कांग्रेस बाधा बन गई और राहुल गांधी की कार्यशैली की वजह से बीजेपी को मदद मिली। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। या आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के आरोपों पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने आरजेडी को नसीहत देते हुए ट्वीट में लिखा, आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी पर लगाम लगाए तेजस्वी यादव। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर गिरिराज और शाहनवाज हुसैन जैसी भाषा आरजेडी नेता को बोलना हमें स्वीकार नहीं। गठबंधन का धर्म होता है जिसे सभी पक्षों को पालन करना चाहिए। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के कांग्रेस पर हमले के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी के बारे में बिहार में महागठबंधन के सहयोगी पार्टी आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पर्यटक राजनेता है। शिवानंद तो राहुल को ओबामा से ज्यादा जानने लगे हैं, फिर भी कांग्रेस चुप क्यों है? महाराष्ट्र में आज से सभी धार्मिक स्थल खुल गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन आस्था के लिए धार्मिक स्थलों में जाने से पहले कोविड के नियमों का पालन करना होगा, यानी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मंदिरों में प्रसाद और चढ़ावे पर पाबंदी रहेगी। महाराष्ट्र में करीब 8 महीने बाद धार्मिक स्थलों को खोला गया है, जिनकी काफी समय से खोलने की मांग चल रही थी। धार्मिक स्थल महाराष्ट्र में 8 महीने बाद खुले हैं, लेकिन वहां पर प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी होगी। लेकिन कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। तो काफी समय के बाद महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खुल गए हैं। इसको लेकर के सियासत भी खूब हुई थी। 8 महीने बाद धार्मिक स्थल खुले हैं, लेकिन नियम कड़े होंगे, नियमों का पालन करना जरूरी होगा और जब मास्क पहना होगा तो ही मंदिर में जाने की इजाजत होगी। और आप तस्वीरें देखिए, पुणे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के इस समय में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा बाकायदा। वहां पर अभी शुरुआत में मंदिरों में पुलिस वाले भी तैनात है ताकि लोग नियमों का पालन करें। और अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए, मुंबई में मंदिर खुल चुके हैं। सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीर आप देखिए और दूसरी तरफ दरगाह की तस्वीर आप देखिए। यानी कि सारे के सारे धार्मिक स्थल खुल गए हैं, चाहे फिर वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो। लॉकडाउन के बाद आज मंदिर खुल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और आज दर्शन किए गणपति जी की तो बहुत अच्छा लग रहा है। भक्त और भगवंत का एक थोड़ा उसमें अंतर आ गया था और जब भी भक्त कोई संकट में होता है तो भगवंत के पास जाता है। और इस पूरे लॉकडाउन में सरकार ने जो निर्णय लिया, सब मंदिर बंद थे, लेकिन अभी जो मंदिर शुरू करने का निर्णय लिया है वो स्वागत आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है तो वो तो अपने लिए ज़रूरी है, उनका तो ठीक है, अंदर तो बापा का आशीर्वाद है ही। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान का एक्शन जारी है। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 70 से ज्यादा कमांडरों और 152 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। अफगानिस्तान सरकार ने एक लिस्ट जारी करते हुए दावा किया है कि हेलमंद और कांधार में 1 महीने पहले शुरू किए गए अभियान में करीब 70 तालिबानी कमांडर मारे गए हैं। तालिबान के हमलों के जवाब में अफगानी सुरक्षा बलों ने यह ऑपरेशन जारी किया था। अफगानिस्तान सरकार के मुताबिक 20 कमांडर हेलमंद के अलग अलग हिस्सों के थे और 45 से 100 सदस्यों के समूह की अगुवाई कर रहे थे। वहीं कंधार में करीब 40 तालिबानी कमांडर मारे गए तो 152 आतंकी भी मारे गए। जो ऑपरेशन है तालिबान के खिलाफ वो जारी है अफगानिस्तान का और इसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें बताया गया कि 70 से ज्यादा कमांडर्स और 152 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया है।
आज की ताज़ा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।